तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही अपने को क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यूस सप्लाई का, कंटिन्यूस सर्विस का। ठीक है, कंटिन्यूस सर्विस का क्वेश्चन आ रहा है। तो कंटिन्यूस सर्विस के लिए कुछ प्रोविजन है वो देख लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस सर्विस के लिए प्रोविजन है अपने ये रहा। ठीक है, अगर आपका कंटिन्यूस सप्लाई होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको डेट ऑफ इनवॉइस कैसे पता चलेगा वो ध्यान देना है। ठीक है, विद इन वो ड्यू डेट में इशू हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो तीन केसेस में फर्स्ट केस है अपने, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है अपना, मतलब मुझे पता है कि ड्यू डेट क्या है। अगर कोई भी चीज़ में कंटिन्यूस सप्लाई कर रहा हूँ सर्विस का, तो मुझे ड्यू डेट अगर पता होगा, वो चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट में है अपने ड्यू डेट ऑलरेडी मेंशन किया है कि हर क्वार्टरली मैं पेमेंट करूँगा या हर मंथली पेमेंट करूँगा, या ऐसे करके अपना सर्विस के बारे में अपने को पता है कि पेमेंट कब करना है मुझे। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अपने को ड्यू डेट पता है, तो उस टाइम पे मुझे ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट मुझे क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, अगर मेरे पास ड्यू डेट असरटेनेबल नहीं है, मतलब मुझे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, सर्विस रिसिपिएंट क्या करता है, मुझे उस हिसाब से पेमेंट, समझो मानो मैं क्लासेस ले रहा हूँ और आप स्टूडेंट हो, आप मुझे कहते हो कि सर आप सर्विस प्रोवाइड करो, तो हर क्वार्टरली मैं आके आपको पेमेंट करता जाऊंगा। हर 3 मंथ के कंप्लीशन में मैं आपको, जितना 3 मंथ का सर्विस कंप्लीट हो जाता है तो उस हिसाब से मैं आपको पेमेंट करता रहूंगा, आप इनवॉइस रेस करते जाना। ठीक है, तो ये हो गया एसर्टेनेबल, हमने ऑलरेडी पहले से डिसाइड किया हुआ चीज़ है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं एसर्टेनेबल, पता है मुझे ड्यू डेट। और कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे टाइम पे पेमेंट भी नहीं करते, या फिर कुछ क्लासेस ऐसे होती है कि मतलब सर्विस दे देगी 3 महीने की या फिर 6 महीने की, या कुछ फिक्स नहीं होता है। जब स्टूडेंट को जमता है उस टाइम पे लाके वो पैसे पे कर देता है। राइट है, तो ऐसा होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप जैसा सर्विस देते रहोगे उस हिसाब से आपके हिसाब से जो पैसा मिलता है आपको पेमेंट करते जाओ। तो उस केस में सप्लायर को हमेशा ध्यान देना चाहिए, जब पेमेंट रिसीव होता है उससे पहले ही इनवॉइस रेस कर देना चाहिए। ठीक है, और इन केस अगर कोई भी लिंक कंप्लीशन कंप्लीशन कोई भी सर्विस कंप्लीट, मतलब कोई इवेंट कंप्लीट होता है आपका, तो ही मैं आपको दूंगा पैसे। इवेंट का मतलब मैं बोल रहा हूँ बिल्डिंग का 100% बिल्डिंग है, ठीक है, बन रहा है, तो उसको बोल दिया मैंने अगर 30% आप कंप्लीट करोगे बिल्डिंग तो आपको पेमेंट दिया जाएगा, फिर 60% पे आपको पेमेंट दिया जाएगा, फिर 90% पे पेमेंट दिया जाएगा, एंड 100% पे पेमेंट दिया जाएगा। तो ये इवेंट फिक्स है, एक इवेंट ऑलरेडी मैंने फिक्स करके रखा है कि ये इवेंट पे आपको क्या करना है, पेमेंट करते जाना है। तो जैसे इवेंट कंप्लीशन हो जाएगा उससे पहले आपको क्या करना है, इनवॉइस रेस करना है। ये 3 ऐसे केसेस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 केसेस को हम डिस्कस करते हैं विद सम्स के साथ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सम्स फर्स्ट वाला सेशन वाला एक पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा सेशन वाला। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाऊंगा, मैं सम्स पे जाऊंगा, जो मेजर सम है समझने लायक वो सम्स पे बात करेंगे अपन। ठीक है, तो 25th सम नंबर है कंटिन्यूस सप्लाई का। मिस्टर एक्स इज गेटिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस फ्रॉम अ डेवलपर अगेंस्ट बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट पीरियड ऑफ ईयर। तो उसने जो 9 महीने का 9 मंथ का कुछ है, ये 9 मंथ का सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, वो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, डेवलपर है वो। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 एंड सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 1 में वो क्या बोल रहे हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मुझे यहाँ पर इवेंट पता है, मुझे मुझे पेमेंट का डेट पता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर क्वार्टर एंड पे मैं क्या करूँगा, आपको पेमेंट करता जाऊँगा, हर क्वार्टर एंड पे आपको पेमेंट करता जाऊँगा। तो फर्स्ट वाला क्या बनता है अपना, फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर, एसर्टेनेबल। ये देखो ये वाला, ये क्वेश्चन कंटिन्यूस सप्लाई में फर्स्ट है डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल, आपको पता है डेट ऑफ पेमेंट क्या है। तो डेट ऑफ पेमेंट वो होने से पहले आपको क्या करना है, इशू करना है। तो मैं यहाँ पे डेट आपको देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि हर क्वार्टर में एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मेरे को बताओ ये हर क्वार्टर का एंड है, राइट है, 30 सितंबर क्वार्टर एंड होता है, फिर इसके बाद में 31 दिसंबर क्वार्टर एंड होता है,
उसके बाद 31 मार्च भी क्वार्टर एंड होता है। तो ये 3 महीने का ऐसा क्वार्टर एंड है इनका। तो ये क्वार्टरली वो पेमेंट करता है। और स्टार्ट कब हुआ है? 1 जुलाई 2019। तो ये क्वार्टर एंड में वो पेमेंट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना है? मुझे जैसे मेरे को डेट पता है क्वार्टर एंड है, तो ये ही डेट मेरे लिए क्या बनेगा? पेमेंट डेट बनेगा। तो ये डेट से पहले अपने को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये डेट से पहले मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पेमेंट डेट तो अलग है। पेमेंट कब हो रहा है वो बात की बात है। पेमेंट डेट 15 को हो रहा है, 3 को हो रहा है, 20 को हो रहा है। बट मैं इनवॉइस डेट जब देखूंगा, इनवॉइस चेक करने के लिए कि इनवॉइस इशू हुआ है क्या नहीं टाइम टू टाइम, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये पीरियड फिक्स्ड है, मैं क्वार्टरली इक्वल इंस्टॉलमेंट लेने वाला हूं उससे। तो मुझे इससे पहले मुझे इनवॉइस क्या करना पड़ेगा? इशू करना पड़ेगा। फर्स्ट केस में देखो इनवॉइस 3/10 को इशू हुआ है। तो मुझे बताओ इससे पहले इशू हुआ है या नहीं हुआ है? तो क्वेश्चन है नहीं हुआ है सर। सेकंड में क्या आता है? 12/20। चलो इसको सम्स को मैं देखूंगा तब समझेगा आपको। देखो इसका सोल्यूशन है। ठीक है। फर्स्ट केस में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैं पे करूंगा। ड्यू डेट कब रहेगा मेरा? एसर्टेनेबल है, मुझे पता है कि इनवॉइस कब रेज करना है मुझे। ड्यू डेट, लास्ट डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस कब रहेगा? पेमेंट डेट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ये डेट पे मेरा क्या होना चाहिए? इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, इससे पहले या फिर ये डेट पे। और एक्चुअल में हुआ कभी? बाद में हुआ है। तो मैं ये डेट को क्या बोलूंगा? इनवॉइस इशू टाइम लिमिट पे है? नहीं है भाई, ये बाद में हुआ है, तो इसलिए इसको नो दिया है। सेकेंड, ये डेट पे इनवॉइस इशू हुआ है, देखो इससे पहले होना चाहिए या फिर इसके वही दिन पे होना चाहिए, बट इसके बाद नहीं होना चाहिए। देखो ये इससे पहले है, राइट। देखो ये इससे पहले है, राइट है। तो भाई ये ग्रीन है, अपना सिचुएशन अच्छा है, ये हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे यस, ये टाइम पे इशू हुआ है। अब 31 मार्च है और 10 अप्रैल, ये तो बाद में इशू हुआ है। तो इसीलिए ये डेट को नो बोलेंगे फिर से। तो हमको पता चल गया इनवॉइस इशू विद इन अ टाइम लिमिट। ये नो है, ये यस है, ये नो है। तो मुझे ऐसे टाइम पे कंपेयर किससे करना है? जब नो होगा तो ये दोनों को कंपेयर करना, और यस होगा तो ये दोनों को कंपेयर करना। ठीक है। मतलब डेट ऑफ पेमेंट तो कंपेयर होगा ही। ये दोनों में से कोई भी एक होगा, वो कौन होगा? ये यस नो डिसाइड करेगा। ठीक है। तो फर्स्ट कौन है? ये नो है ना, मतलब इनवॉइस डेट को नहीं कंसीडर करना है मुझे फर्स्ट टाइम, इसको नहीं करूंगा। तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन है मेरे लिए? तो ये बना अर्लियर। ठीक है। नेक्स्ट इसमें यस है, तो मतलब इनवॉइस डेट को कंसीडर करो, इसको मत करो फिलहाल, इसको मत करो, इनवॉइस डेट को करो। तो दिस एंड दिस विच एवर इज अर्लियर, मेरे लिए तो ये है इनवॉइस, तो ये बना। थर्ड, ये दोनों में से कंपेयर करो, क्या ये नो है कि ये विद इन नहीं इशू हुआ है। तो ये डेट को कंपेयर नहीं करोगे, इसको करोगे एंड इसको करोगे, तो विच एवर इज अर्लियर, तो ये बना मेरे लिए अर्लियर। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड बात करते हैं, सिचुएशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले। इन दिस सिचुएशन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertained from the contract, so the invoice is issued before or at the time when the service supply of service receive the payment। ठीक है। पेमेंट जिस दिन लोगे उससे पहले आपको क्या करना है?
चलो बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो एक्चुअल पेमेंट डेट जो होगा उससे पहले ही अपने को इनवॉइस इशू करना है। देखो, लास्ट सिचुएशन में हमें क्या देखना था, प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो होता है उसके बेसिस पे इनवॉइस इशू होना चाहिए उससे पहले। यहाँ पर उल्टा है, इससे पहले इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको ये कंसिडर नहीं करना है, इसकी जगह ये दोनों को कंसिडर करना है। अगर होता है तो आपको इसे और इसे कंसिडर करना है, इसे नहीं करना है। सिंपल चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सम्स पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, डेट ऑफ इनवॉइस है, पेमेंट है। ठीक है, यहाँ बोला है क्लियरली, इनवॉइस इज टू बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लाई ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट। पेमेंट जिस दिन रिसीव करोगे, तो पेमेंट ये पर रिसीव कर रहा है, तो उसका डेट ऑफ इनवॉइस 14 है। तो ये कहीं से भी डेट ऑफ पेमेंट के पहले इशू नहीं होगा। देखो, ये क्वेश्चन में जो सम्स दिया है, मुझे ऐसा लगता है ये डेट, ये जो है यस गलत लिखा है इन्होंने, ये नो आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल डेट जो पेमेंट है उससे पहले तो इशू नहीं हुआ ये, राइट, उसके बाद इशू हुआ है। तो ये डेट कंसिडर नहीं होना चाहिए। ये डेट और ये डेट में विच एवर इज लोअर, मतलब अर्लियर। तो मेरे हिसाब से ये सम्स में 31/12 आना चाहिए यहाँ पर। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी इससे पहले इशू नहीं हुआ है, तो ये भी डेट कंसिडर नहीं करेंगे। ये नो यस लिखा है, राइट लिखा है, और ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर देखा जाएगा, तो इसमें 31/3/2020 आएगा। तो मेरे हिसाब से ये सम्स में कुछ मिस्टेक है, तो वो एक देख लेना। उसके बाद में क्या है, थर्ड सिचुएशन क्वेश्चन वही है। थर्ड सिचुएशन में क्या लिखा है कि कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। जब कंप्लीशन ऑफ द इवेंट की बात होती है, देखो क्वेश्चन ये है, 40% पेमेंट मिल जाएगा ऑन 40% कंप्लीशन। मगर एक बिल्डिंग है तो उसका 40% आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको 40% पेमेंट मिल जाएगा। एंड बाकी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पीरियोडिक कंप्लीशन दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया और एक्चुअल पेमेंट दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने सोल्यूशन क्या दिया है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनवॉइस टू बी रेज्ड ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। सो इवेंट कंप्लीट होने से पहले आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू करना है। मुझे बताइए, इवेंट का कंप्लीशन डेट क्या है, 10 है। मुझे बताइए इनवॉइस इशू हुआ है क्या पहले? ऑब्वियसली हुआ है, क्योंकि सितंबर है, अक्टूबर है, तो यस लिखा है। इसीलिए इसलिए ये दोनों में से कंपेयर किया जाएगा। तो ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो बना ये सेकेंड। 31 मार्च ये पहले हुआ है क्या इनवॉइस इशू? नहीं, ये नहीं हुआ है पहले, क्योंकि 24 अप्रैल आ रहा है, यहाँ पर 31 मार्च है। तो आपको ये दोनों में से कंपेयर करना है फिर। तो विच एवर इज अर्लियर, तो बचा 31 मार्च 2020। तो ऐसे करके हमने ये सम्स कवर कर लिया कंटिन्यूस सप्लाई का। अब नेक्स्ट आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज में जो रिसिपिएंट, सर्विस सप्लायर जो होता है, सर्विस सप्लायर और एक रिसिपिएंट होता है। यहाँ पर सर्विस दिया है इसने और इसने पेमेंट किया, तो सर्विस रिसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी है किसकी, जीएसटी पे करने की। तो इसे बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी लाइबिलिटी पे करने की है, तो जीएसटी से पहले मुझे टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे पे कौन से टाइम पे ड्यू डेट बनेगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है। अभी टाइम ऑफ सप्लाई जैसे डिसाइड होता है उसी दिन में मुझे जीएसटी की लाइबिलिटी भी आ जाती है। तो रिसिपिएंट के हाथ में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करना है। तो ये क्वेश्चन में सिंपल है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच सर्विस अर्लियर ऑफ क्या डेट ऑफ पेमेंट मानो, और डेट इमीडिएटली 60 days सिंस द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अब डेट ऑफ पेमेंट में यहाँ पर दो डेट आते हैं, तो इन्होंने क्लियर बोल दिया है आरसीएम में तुम टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस जो होता है सर्विस का कैसे डिसाइड करोगे। तो तुम्हें क्या बोलना है, सिंपल है, डेट ऑफ पेमेंट लूंगा मैं, डेट ऑफ पेमेंट, और या फिर सेकंड क्या बोलूंगा मैं, इनवॉइस जो डेट होगा, इनवॉइस डेट जो सप्लायर देगा अपने को, ठीक है, जो सप्लायर अपने को इनवॉइस देगा उसमें 60 दिन ऐड कर लेना। ठीक है, फिर जो डेट आएगा उसमें वो डेट हमारा बनेगा, ये इनवॉइस, ये जो सेकंड कंडीशन बोल रहे, डेट इमीडिएटली 60 days सिंस द इनवॉइस इशू बाय द सप्लायर। ठीक है, अब ये पेमेंट डेट कैसा आता है, देखिए पेमेंट डेट जो है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिफर्स टू डेट ऑफ विच द पेमेंट रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ द अकाउंट एंटिटी दैट रिसीव द सर्विसेज।
मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड करेगा कौन करेगा, रिसिपिएंट करेगा, नॉट रिसिपिएंट। ठीक है, नॉट सप्लायर का नहीं चल रहा है, रिसिपिएंट जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सा डेट गिरने वाला है वो, एंड द डेट डेबिटेड फ्रॉम बैंक। मतलब ये रिसिपिएंट है ना, पेमेंट जो डेबिट हुआ है। ठीक है, रिसिपिएंट क्या करता है, सर्विस लेता है तो वो पेमेंट करता है, तो उसके बैंक से कब कटा पैसे, डेबिटेड फ्रॉम बैंक। तो वो डेट विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर जो होगा उससे क्या किया जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट लिया जाएगा। वहां पे क्या था, दूसरे जगह पे फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट डेट क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट सप्लायर का था डेट, राइट, एंड क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, ये सप्लायर के अकाउंट में पैसा आता है तो वो पेमेंट डेट बना। बट यहाँ पर उल्टा केस है, सर्विस रिसीवर ये, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, सर्विस रिसीवर को क्या कहा गया है, डेट ऑफ डेबिटेड फ्रॉम बैंक। तो ये दोनों में जो अर्लियर होगा वही सप्लाई आरसीएम मेथड में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर और एक एसोसिएट का भी है, एसोसिएट का भी सम है। एसोसिएट एंटरप्राइजेस में अगर कोई इंपोर्ट करता हूँ मैं सर्विस बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट मतलब मेरा ही कंपनी है, एसोसिएटेड है, मैं बाहर से कुछ सर्विस मंगवा रहा हूँ उससे, तो डेट ऑफ पेमेंट एंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। याद रखना आरसीएम है तो रिसिपिएंट में ही डेट माना जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट के। ये सब सिंपल चीजें, दोनों में से एक ही अकाउंट होगा, अपने चॉइस करना है। तो एक में सम्स करा देता हूँ, बाकी के आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट सम से अपना एक्स प्रोवाइड लीगल सर्विस एडवोकेट टू मिस्टर वाई विच फॉल अंडर रिवर्स चार्ज। देखो क्वेश्चन में क्लियरली आपको बता दिया जाएगा रिवर्स चार्ज है, तो रिवर्स चार्ज जैसा आ जाएगा अपने दिमाग में, बहुत दो को पॉइंट चलते रहना चाहिए। फर्स्ट क्या है, चार में सर्विस प्रोवाइडेड टू वाई, मतलब डेट ऑफ सर्विस प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, ये मेरे को डेट कहीं पे भी यूज नहीं आने वाली है क्योंकि मुझे है ही नहीं इसका काम, क्योंकि अभी रिवर्स चार्ज में हमने क्या पढ़ा, इसमें सिर्फ मेरे को डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस डेट चाहिए। ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट टेन में क्या हुआ है, पेमेंट मेड थ्रू चेक एंड रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट का डेट है ये। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट का डेट क्या है, 10/4, ये पेमेंट डेट के लिए काम आने वाला है अपने। ठीक है, और और बाद में 15/7 को क्या हुआ, पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट। अब ये बैंक से डेबिट हो रहा है। ठीक है, ये वाला। अब 15/7/20, अब यहाँ पर क्या है, सर्विस आर प्रोवाइडेड इतना एंड द इनवॉइस, अरे ध्यान से लेना, इनवॉइस भी इशू कर दिया है, तो ये सर्विस भी प्रोवाइड हो चुका है और उस टाइम पे इनवॉइस भी इशू हो गया है, तो मैं इसको डेट ऑफ इनवॉइस मान के चलता हूँ फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली इनवॉइस बोला है, तो तीन चीजें आ गई यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, जब डेट, हमारा सिंपल क्वेश्चन है ये डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस, जब इनवॉइस डेट आता है तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। ठीक है, जब इनवॉइस डेट आता है तो मेरा काम क्या बनता है, यहाँ से 60 डेज ऐड कर दूँ मैं। ठीक है, जो भी डेट आएगा वो डेट, और ये इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर मैं रखूंगा। विच एवर अर्लियर मेरे को तो एक दिख रहा है, 10/7/20 है, ये बना 12/6। देखो नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट करना, बस इमीडिएटली नेक्स्ट डे बोला है। ठीक है, आप डेट्स देख लो, विच इज अर्लियर बोल रहा है तो मेरे हिसाब से 12/6 आ जाना चाहिए इसका डेट, 12/6/20 का। ठीक है, 12/6 आ गया। ऐसे रिवर्स चार्ज वाले देख लो, छोटे छोटे हैं, समझ में आता। याद रखना 60 डेज इमीडिएटली का मतलब होता है 1 डे ऐड करना, 61st डेट को अपना डेट बनेगा। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज वाला है, ये भी समझ देख लेना। चलो वाउचर वाला सेम है, सेम टू सेम गुड्स में हमने जो देखा था। एक तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई किसका, वाउचर एक्सचेंजेबल इफ आइडेंटिबल एट द पॉइंट ऑफ, अगर गुड्स में जो देखा था सेम वैसे ही है। वाउचर, वाउचर में दो पार्ट आते हैं। अगर मुझे टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर दैट आर एक्सचेंजेबल सर्विस इज स्टिपुलेटेड एट द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, इस सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, अगर मुझे पता है वो वाउचर से सामने वाला क्या एग्जैक्टली सप्लाई
अगर ये वाउचर का आपको लेक्चर देखना है, लास्ट लेक्चर जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल है अपना वाउचर से, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, ठीक है, इश्यू ऑफ इनवॉइस, इश्यू ऑफ वाउचर, वाउचर सॉरी इनवॉइस ही वाउचर, ठीक है, वाउचर। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडम्पशन डेट, ये सेम सम्स था। मैं गुड्स का, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आप देख लो समझ जाओगे, ठीक है। रेसिडियल केस सेम है, वही है जैसा हमने किस में बात किया था, गुड्स में बात किया था, सेम सप्लाई में भी वही है, ठीक है। इंटरेस्ट भी सेम है, वही है, कवर किया हुआ है, बार बार चीज़ उन खुद एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो मैं भी नहीं करूँगा। ये चीज़ शॉर्ट में उन्होंने दिया है आपको याद करने के लिए, जो अभी तक हमने रिवाइज किया है, ये अच्छा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट अपन ने एक्सेस अमाउंट के बारे में भी देखा कि कौन सा डेट होना चाहिए, ठीक है। वाउचर के बारे में है ये। नेक्स्ट है चेंज इन द रेट, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। मानो मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई मैंने इशू डेट, ये चेंज इन द रेट का मतलब क्या होता है, मैंने सर्विस दिया, ठीक है, और मैंने सर्विस दिया, फिर बाद में मैंने इशू किया इनवॉइस, इनवॉइस इशू किया, और इसके बाद में मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यही प्रोसेस के थ्रू मेरा जब सर्विस इशू कर रहा था, समझो 5% का जीएसटी था, और इनवॉइस इशू किया, इनवॉइस पेमेंट करने से पहले मेरा यही कहीं पर है ना 10% हो गया वो रेट, तो रेट चेंज हो गया, राइट, जीएसटी का। तो ये रेट चेंज हुआ, तो मुझे टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करते वक्त बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर गिर जाता है तो मेरा जो जीएसटी भरने का लाइबिलिटी 5% से होगा। अगर टाइम ऑफ सप्लाई मेरा कहीं यहाँ पर आ जाता है तो मेरा जीएसटी का लाइबिलिटी 10% होता है। तो मतलब रेट बहुत मैटर करता है ऐसे टाइम पे, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई आपका कौन सा डेट आएगा उसके बेसिस पे आपका रेट फिक्स होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डेट आना चाहिए। देखो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको ये टेबल अगर आपको याद हो जाता है, समझ में आता है आपको ये टेबल, तो आपको कोई भी सम्स का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये टेबल के बेसिस पे आपको बहुत पूरा समझा सकता हूँ। तो मानो चलो यहाँ पर एक टेबल को हम एक शॉर्ट में समझ के लेते हैं, आज का ये लास्ट होगा अपना सेशन इस चैप्टर के लिए। चलो, तो यहाँ पर देखो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर याद रखना, चेंज इन द रेट जब बात कर रहा हूँ मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, गुड्स के लिए बात कर रहा हूँ और सर्विसेज के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गुड्स का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सर्विस का पढ़ लिया। अब चेंज इन द रेट जो है, चेंज इन द रेट वो दोनों के लिए है, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, ये दोनों के लिए। तो अगर चेंज इन द रेट होता है तो ये टेबल अच्छे से याद करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है ये टेबल, ठीक है। अगर सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, देखो प्रोविजन, सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करना सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करना मतलब प्रोविजन करना, वो डेट। उसके बाद इनवॉइस डेट होता है एक, इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट, ठीक है। और उसके बाद होता है, देखो इसको है ना ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, सिंपल ऐसा करते हैं, ठीक है। ये दो रेट रखते हैं, तो मान के चलो ये ओल्ड रेट है मेरा, ओल्ड रेट, ओल्ड रेट कितना है 5%, ठीक है। और न्यू रेट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से न्यू रेट चालू होता है, न्यू रेट, ठीक है। न्यू रेट है अपना 10% जीएसटी का। तो अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन ये दोनों में से टाइम ऑफ सप्लाई अगर यहाँ पे आ जाता है तो आपको ये रेट लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई ये रेट पे आता है तो आपको ये रेट लगेगा जीएसटी का, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, सर्विस सप्लाई बिफोर द चेंज इन द रेट, मतलब सर्विस यहीं पर कहीं चेंज नहीं हुआ था रेट, यहाँ पर चेंज हो रहा है रेट, तो यहाँ नहीं हो रहा है, इससे पहले जो है यहाँ पर ओल्ड रेट है पूरा, और ये न्यू रेट है यहाँ पे, राइट है। तो सर्विस है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड किया है बिफोर, और इनवॉइस कब इशू किया है, बिफोर द चेंज इन द रेट, यहाँ पर इनवॉइस नहीं किया है, मैं आफ्टर किया है, नो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनवॉइस दे रहा हूँ, और पेमेंट कब रिसीव कर रहा हूँ, बिफोर द डेट ऑफ चेंज, नहीं, नो दे रहा है, फिर भी मैं पेमेंट भी यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखो मुझे बताओ, जब वजन दोनों में से ज्यादा किधर है, सर्विस प्रोवाइडेड पहले किया है
बट रेट चेंज होने के बाद इनवॉइस इशू किया, पेमेंट किया, ऐसे टाइम पे मुझे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, विच एवर इज अर्लियर ऑफ दिस, ये दोनों में से जो अर्लियर होगा वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, और रेट कौन सा लगेगा मेरे लिए, न्यू रेट लगेगा। समझा? सेकेंड क्या केस है, यस ये यहीं पर है, बट यहाँ पर अभी इनवॉइस क्या हो गया, हट गया वहां से, इनवॉइस क्या हो गया, बोल रहा है वो बिफोर किया हुआ है, मतलब इनवॉइस इस बार यहाँ पर आ गया सेकेंड केस में, और पेमेंट नेक्स्ट में ही है। तो ऐसे केस में मेरा क्या हो जाएगा, वजन इधर बढ़ गया, और मुझे क्या देखना होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस को क्या करना पड़ेगा, मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है क्लियरली, ठीक है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मुझे इन दोनों में से मतलब इनडायरेक्टली मुझे सर्विस प्रोविजन नहीं देखना है, मुझे सिर्फ इनवॉइस इनवॉइस और पेमेंट के बीच में देखना है क्या है। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर जो होता है, मतलब इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि आप इनवॉइस को क्या करोगे, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करोगे, और तुमको कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड रेट लगेगा। सेकेंड कंडीशन। थर्ड क्या बोलता है, यस मैंने सर्विस कभी दिया है, सर्विस कभी दिया है, पहले दिया है, इशू किया है पहले नहीं, इनवॉइस यहाँ पर इशू किया है बाद में, और पेमेंट यहाँ पर किया है, तो मुझे बताइए कौन सा आएगा। ऑब्वियसली ये दोनों में से पहले कौन है, ये है, इसी को किया जाएगा, तो डेट ऑफ पेमेंट ये बनेगा, और मेरा जीएसटी ओल्ड रेट से लगेगा क्योंकि वजन इधर ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस बढ़ते आगे। नो, तो इस बार सर्विस यहाँ पर दिया है, सर्विस प्रोवाइडेड यहाँ पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इनवॉइस पहले इशू किया है, यस इनवॉइस यहाँ पर है, और पेमेंट भी यहाँ पर है, मुझे बताओ अभी वजन इधर है, तो रेट कौन सा लगेगा, ओल्ड रेट लगेगा, राइट है, ओल्ड रेट लगेगा, और प्लस विच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर रहेगा इसमें से वो बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल है, वेरी गुड। नेक्स्ट, नो मतलब सर्विस यहाँ पर है, यस मतलब यहाँ पर है इनवॉइस, पेमेंट नो मतलब यहाँ पर है पेमेंट, तो वजन इधर है, तो रेट कौन सा लगेगा, न्यू रेट, एंड विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से अर्लियर कौन है, ये है इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर इनवॉइस, तो ये अच्छे से याद कर लेना, यहाँ पर इनवॉइस डेट है कि वजन इधर है, न्यू रेट लगा, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बोला है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है नो, मतलब यहीं पर हो रहा है सर्विस, इशू भी इनवॉइस इधर पर हो रहा है, पेमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो मुझे इन दोनों में से यहाँ पर इनवॉइस लेना है, और न्यू रेट लगेगा उसको भी। तो आई होप ये टेबल आपको समझा होगा, आपको ये समझने के लिए आपको सम्स देखना पड़ेगा, सम्स हम देखते हैं शॉर्ट में अभी, बहुत जल्द अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब सम से देखो, एक मैं सम्स करा देता हूँ इसमें से, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इतना, आप इसके बाद में खुद से एक बार देख लेना। ठीक है, चलो आज का लास्ट सम है ये 35। ठीक है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस by way of training coaching activities in relation information auditing on 1st जुलाई। ठीक है, सर्विस टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड किया उसने, सिंस यहाँ से एंड फॉलोइंग द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मंथ। देखो उसने क्लियर बोला है, एक ये है, ठीक है, उसने सर्विस दिया है 1 जुलाई को। अब क्या बोल रहा है वो आगे, ये डेट है इशू, और पेमेंट डेट है, अमाउंट है, डेट देखो क्या बोल रहा है, डेट चेंज इन इफेक्टिव टैक्स रेट ऑन 1 जुलाई, 1 अक्टूबर है सॉरी, तो यहाँ पर मान के चलो 1 अक्टूबर आता है 2020, यहाँ पर 18% रेट हो गया, फ्रॉम 12% से, पहले 12 था। दिस सर्विस रेंडर्ड इन अगस्त, अगस्त मंथ में सर्विस रेंडर्ड किया गया, दिस सर्विस आर रेंडर्ड इन अगस्त। ठीक है, इसने यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट किया ऐसा बताया था, मैंने उसको माना सर्विस रेंडर, बट ये नहीं है, ये सर्विस रेंडर अगस्त में हुआ है उन्होंने बताया, और ये डेट ऑफ चेंज है। तो बताओ मुझे ड्यू डेट क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई का, और प्लस इफेक्टिव रेट चेंज का।
तो हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे जैसा हमने कंडीशन रखा था। देखो फर्स्ट क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मुझे बताओ डेट ऑफ इशू पहले आ रहा है क्या बाद में आ रहा है? इसके पहले आ रहा है, मतलब यहाँ पर आ रहा है डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस का डेट, इनवॉइस पहले आ रहा है। ठीक है, पेमेंट कब आ रहा है? पेमेंट कब आ रहा है? पेमेंट कब आ रहा है? पेमेंट आ रहा है 3 अक्टूबर, मतलब यहाँ पर आ रहा है पेमेंट। ठीक है, और उसके बाद अगस्त में इशू है, अगस्त यहाँ से पहले आएगा ना, अगस्त मतलब सर्विस भी यहाँ पर रेंडर हुआ है। तो ये दोनों में से वजन यहीं पर है, मतलब फर्स्ट में ओल्ड रेट लगेगा। टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या डिसाइड किया जाएगा? इनवॉइस डेट। देखो इधर, ये आया, ये आया, ये आया। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस इनवॉइस डेट क्या है अपना? 16/9/20, तो ये डिसाइड किया गया। ठीक है, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है याद रखना, 16/9/20 है ना। तो ये बना मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपको जीएसटी कब भरना है इसका? इसका नेक्स्ट मंथ जो होगा उसका 20th को डेट आता है पेमेंट का। ये आपको लास्ट चैप्टर में पता चलेगा, यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। हमेशा याद रख, कोई भी डेट बोलूँ मैं, अगर बोलूँ 1 Jan 20 को हुआ है तो उसका पेमेंट कब आए? नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ कर देने का। फर्स्ट डेट 20 है, तो ये याद रखना हमेशा। 20 डेट क्या है अपना? पेमेंट है, जीएसटी का पेमेंट डेट है 20। चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये फिर से रफ कर देता हूँ मैं, ये अपने कंडीशंस अपन देखते हैं फिर से। फर्स्ट क्या है फिर से, 20 अगस्त में इनवॉइस, 20 अक्टूबर में इनवॉइस है, तो 20 अक्टूबर यहाँ पर आता है, तो इनवॉइस यहाँ पर हुआ है। पेमेंट रिसीव्ड 6 अक्टूबर, पेमेंट भी यहाँ पर हुआ है, बट सर्विस अगस्त में दिया गया है, सर्विस अगस्त में दिया उन्होंने एक ही बार बोला, तो दोनों वजन इधर है। ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा रेट लगेगा? न्यू रेट लगेगा 18% के हिसाब से, राइट है, न्यू रेट लग गया। और इसमें से विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर कौन? 6 पेमेंट डेट, तो अर्लियर बनाइए। और एक बार 6/10 है तो पेमेंट क्या रहेगा जीएसटी का? नेक्स्ट मंथ 20। ये गलत है, नवंबर आएगा इधर, उन्होंने गलत दिया है। ठीक है, 20 नवंबर आएगा, बहुत मिस्टेक है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, आई होप ये समझा होगा आपको। फिर से चलो भागते आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लाइन। 20 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब यहाँ पर आया इनवॉइस, ये साइड 30 सितंबर यहाँ पर आया, और ये क्या है? पेमेंट है। और मुझे मालूम अगस्त में मैंने सर्विस भी दिया है, सर्विस भी यहीं पर थी, वजन इधर ज़्यादा है तो 12% ही लगेगा, और यही रेट आगे मैं लूँगा, ये इनवॉइस डेट। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सम्स को ख़त्म किया, या चैप्टर को ख़त्म किया। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। पढ़ाते पढ़ाते गलत कर दे दिया मेरा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते रहो और जितना हो सकता है शेयर करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। चलो बाय।